हेलो एवरीवन। तो मैं निखिल तांबी। आज हम लोग चैप्टर 4 क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर जो है काफी ट्रिकी है हिसाब से देखा जाए तो कैसे ट्रिकी है कि स्टूडेंट कम्युनिटी ने ये चैप्टर ना क्लास 8 में देखा है, ना 9th में देखा है, ना 10th में अभी तक कार्बन एंड कंपाउंड नाम का तो कोई चैप्टर या फिर कार्बन स्पेसिफिक कोई चैप्टर तो था नहीं। फर्स्ट 3 चैप्टर हम लोग पढ़े जरूर, लेकिन कार्बन रिलेटेड उसमें ज्यादा चीजें बात नहीं हुआ, कोवेलेंट कंपाउंड्स वगैरह की बात नहीं हुई, ग्रेफाइट डायमंड की बातें नहीं हुई। तो बातें जनरली हुई नहीं है कभी इन चीजों की। कोवेलेंट वगैरह सब हमारे लिए नया है, ठीक है। एलोट्रॉप्स नया है, बहुत सारा चीज नया है, ठीक है। और तो एक तो ये चैप्टर बिल्कुल भी नया है, दूसरा स्टूडेंट कम्युनिटी साल भर साल मैंने देखा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसमें आता रहता है, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर का आखिर ये नाम क्यों पड़ा है, ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड। अगर इन लोगों को कार्बन ही पढ़ाना है या फिर कंपाउंड्स पढ़ाना होता तो कार्बन कंपाउंड्स नाम रख सकते थे, या तो कार्बन का अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस है और उसके कंपाउंड्स भी बहुत सारे हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए शायद ये नाम रखा गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन किस फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में, काफी इंपॉर्टेंट है ना। क्या इसके अंदर कोई और एलिमेंट मिलता है? बिल्कुल नहीं। कार्बन के अंदर ग्रेफाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है। डायमंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है। सिर्फ और सिर्फ कार्बन मतलब कार्बन क्या है, 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल अपना कौन से चैप्टर में? पीरियोडिक टेबल अपना चैप्टर नंबर 5 में है, ठीक है। इसके बाद वाले चैप्टर में 118 एलिमेंट्स है और एक ही तरह के एलिमेंट से बना हुआ है, मतलब कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये कार्बन से रिलेटेड चीजें हैं, कार्बन सब्सटेंसेस है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। तो डायमंड में भी क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है, ठीक है। तो बेसिकली कार्बन दिख रहा है हम लोग को कि दुनिया में कार्बन इंपॉर्टेंट है, अपने आप में कार्बन इंपॉर्टेंट है। और एटॉमिक नंबर 6 था तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 हम लोग इसका बता सकते हैं। और कार्बन का कंपाउंड भी इंपॉर्टेंट है। कार्बन का कौन सा कंपाउंड इंपॉर्टेंट है भाई? तो कार्बन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बिना इंसानों का तो गुजारा ही नहीं चल पाता है, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज पता है, ग्लूकोज से ही एनर्जी डिराइव कर रहे थे हम लोग, लाइफ प्रोसेस में पढ़े थे। और अगर केमिस्ट्री की बातें करें या फिर फ्यूचरिस्टिक बातें करें तो क्लास 11th में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बातें करते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 बुक्स है। सेकंड बुक का 90% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्लास 12th में भी 2 बुक है, उसमें भी सेकंड बुक का 90% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो काफी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है, तो हमारे आसपास काफी मिलेगा, हम लोग देखेंगे आसपास कितना मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अच्छा, इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखा गया ये सारे कंपाउंड्स ना मेनली किससे ओरिजिनेट हुए थे? ऑर्गेनिज्म से अगर कोई प्रोडक्ट हम लोग को मिला, ऑर्गेनिज्म कौन होता है? प्लांट्स, एनिमल्स मेनली। ऑर्गेनिज्म से जो भी प्रोडक्ट मिला उसके अंदर देखे वो कार्बन कंपाउंड से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग को खाना मिला प्लांट से, उसके अंदर क्या मिला था? ग्लूकोज मिला था। हम लोग बायोडाइजेस्टर प्लांट्स वगैरह बनाते हैं, गोबर गैस प्लांट्स वगैरह बनाते हैं, उससे क्या निकलता है? CH4, ठीक है। गोबर गैस से CH4 निकल रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, कोल, ये सारे में क्या है? कार्बन कंपाउंड्स है। कार्बन है या तो कार्बन कंपाउंड्स है। कोल एक कार्बन है, ठीक है। पेट्रोल एक कार्बन का कंपाउंड है, पेट्रोल डीजल। तो बेसिकली दिख रहा है हमारे आसपास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसको इग्नोर करना तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। क्लियर? अब देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में एनसीईआरटी हम लोग से क्या बातें कर रहा है। तो इन दिस चैप्टर वी came to know many compounds of importance to us। अच्छा, इन दिस चैप्टर नहीं, इन द लास्ट चैप्टर। अच्छा जी, लास्ट चैप्टर कौन था? तो लास्ट चैप्टर या चैप्टर्स बोल लो 1 to 3 में, है ना, हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ रखे हैं 1 to 3 चैप्टर में? बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ रखे हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, कॉमन सॉल्ट हमारे किचन में है, ठीक है, ये पढ़ रखा हमने। लाइमस्टोन मार्बल का पढ़ा कि फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, ठीक है। CaCO3 लाइमस्टोन मार्बल सब जगह यूज होता है। ये सारे चीजें हम लोग पहले 1 to 3 चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, काफी सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे ये सारे। अब बोल रहा है कि हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स देखेंगे। तो आगे लिखता है, इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ऑल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन
तो कंपाउंड देखेंगे, उसका प्रॉपर्टी भी देखेंगे, और क्या लर्न करेंगे, वी विल बी लर्निंग अबाउट कार्बन एंड एलिमेंट विच इज इमेंस सिग्निफिकेंस। इमेंस मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इसका टू अस इन बोथ इन एलिमेंटल फॉर्म। तो हम लोग देखें एलिमेंटल मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन मिलेगा, ग्रेफाइट, डायमंड, सुपरहिट एग्जांपल हमारा होना चाहिए। और कंबाइंड फॉर्म में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कंबाइंड फॉर्म बोले तो CH4, C6H12O6, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है कंबाइंड फॉर्म में भी, एलिमेंटल फॉर्म में भी काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग को पता है कि डायमंड के पीछे पूरी दुनिया पागल है, ठीक है, पता है ना ये सब बात। हाँ, अब देखो एनसीईआरटी हम लोग से क्या चाहता है, एनसीईआरटी हम लोग से क्या चाह रहा है यहाँ पे, एक मिनट, बोलता है कि थोड़ा सा हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं, है ना। एक्टिविटी है एक 4.1, लेट्स सी इस एक्टिविटी में हम लोग से क्या उम्मीद कर रहा है। तो बोलता है कि मेक ए लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम सिंस द मॉर्निंग। सुबह से भाई साहब आपने क्या यूज किया है, क्या कंज्यूम किया है। तो कंजम्पशन के बारे में बात करूं तो भाई अपना स्टेपल फूड है ना, रोटी, वीट, और क्या, भाई चावल भी ले लेते हैं इंडिया में लोग, और क्या ले लेते हैं लोग इंडिया में, दाल भी ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं इंडिया में लोग, मिल्क भी यूज कर लेते हैं, और क्या कर लेते हैं इंडिया में लोग। और मैंने दुनिया में, और मैं क्या करता हूँ डे टू डे लाइफ में, क्या यूज करता हूँ, डोर यूज करता हूँ। और यूज वाला भी बोला है ना, खाना कंजम्पशन वाला भी, यूज वाला भी, मैं बुक भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है, और क्या, और मैं कपड़े भी यूज कर लेता हूँ, क्लोथ्स। अब इन सारे चीजें तो एकदम इसेंशियल टाइप का चीज लग रहा है ये तो हमारे लाइफ में। इन सारे चीजों में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे कि क्या ये कार्बन कंपाउंड्स है, ठीक है। तो बोलता है इसको एक तो सारा का लिस्ट बना लो, और अपने क्लासमेट रूसमेट का जो लिस्ट है ना, सॉर्टिंग समझते हो ना, सॉर्टिंग मतलब उसको अलग अलग कर लो, अलग अलग करके सजा दो फॉलोइंग टेबल्स में। फॉर एग्जांपल मेटल्स का कौन कौन बना हुआ है, ग्लास या क्ले का कौन है, और अदर्स मतलब हमारे लिए मेनली कौन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अदर्स के नाम पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन या फिर उसका कंपाउंड, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ग्लास का क्या क्या चीज बना हुआ था भाई, मेटल का क्या क्या है, और कार्बन कंपाउंड का क्या क्या है, ठीक है। और एक से ज्यादा मटेरियल का ये बना हुआ है तो भी आइडेंटिफाई कर लो। तो क्लास 9 में हम लोग को पढ़ा था इज मैटर अराउंड अस प्योर, मिक्सचर पढ़ाता था, बोलता था एक से ज्यादा चीज भी अंदर मिल सकता है, ठीक है। उस चीज पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे। हमारा मुद्दा ये है कि भाई ये आसपास की इतने सारी चीजें देखो और समझो कि कौन मेटल है, कौन ग्लास क्ले है, और कौन कंपाउंड है, ठीक है। तो मैंने भी कोशिश किया, मैंने भी देखा कि चलो भाई मैं भी देखता हूँ अपने आसपास का, फोटो भी खींचा, है ना, लेके भी आया हूँ कि ये रहा हमारे फोटोज, सुपरहिट फोटोज। तो पहला वाला ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिख रहा है, एक क्लोथ दिख रहा है, कपड़ा, है ना। इसको मैंने सोचा कि मैंने कहीं पे पढ़ा है इसको, मुझे याद आया कि क्लास 8 में एक चैप्टर था सिंथेटिक फाइबर्स एंड फैब्रिक, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर एंड फैब्रिक्स नाम का जो चैप्टर था उसमें मैंने ये पढ़ा था कि कपड़ा में मेनली नेचुरल फाइबर्स होते हैं, है ना, कॉटन वोटन अगर है तो। फिर मुझे याद आया कॉटन का तो मैं ज्योग्राफी में पढ़ चुका हूं कि कल्टीवेशन करते थे भाई, कॉटन कल्टीवेशन, प्लांटेशन। तो मुझे समझ में आ गया कि ये प्लांट ओरिजिन का है। और हम लोग को पता चल गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम लोगों को ये पता चला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली डील्स विद प्लांट एनिमल प्रोडक्ट वाला कार्बोनेट्स कंपाउंड। तो प्लांट से आ रहा है तो हम लोग आंख बंद करके बोल देंगे कि ये कार्बन कंपाउंड ही रहा होगा, ठीक है। तो कपड़ा पता चल गया कार्बन कंपाउंड, आसपास में कार्बन कंपाउंड मिल गया। यहाँ पे फिर मैंने देखा तो यहाँ देखा मेटल है यार, ये आयरन उरन रहा होगा, है ना। आयरन पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट था, आयरन 26 नंबर पे आता है। तो ये मेटल का बना हुआ है। मेटल नॉन मेटल चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि आयरन एक मेटल होता है, ठीक है। तो ये मेटल का बना हुआ है, ठीक है। प्लस मेटल चमकदार होता है, हार्ड होता है, ये सब भी हम लोग को पता है। तो समझ गए अच्छा ये तो मेटल ही रहा होगा। फिर मैं आया इधर, मैंने देखा राइस है भाई एक कंटेनर में रखा हुआ। राइस जो होता है ये मुझे समझ नहीं आया है क्या चीज का बना होता है। फिर मैंने सोचा लाइफ प्रोसेस चैप्टर तो पढ़े हैं, उसमें हर खाना देखते थे 3 पार्ट में टूट जाता था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। कोई भी खाना खाते थे 3 पार्ट में टूट जाता था। और हमें पता है राइस में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स तो है, और कार्बोहाइड्रेट जो है अल्टीमेटली ग्लूकोज ग्लूकोज में टूट जाता था, है ना। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ग्लूकोज में टूट जाता था, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता था, C6H12O6। क्या राइस कार्बन कंपाउंड हुआ? बिल्कुल हुआ। अच्छा, ये जो राइस को सर्व करने वाला दिख रहा है, क्या ये कार्बन कंपाउंड है? नहीं सर,
ये तो कोई मेटल होगा, चमकदार, हार्ड, सोनरस, है ना, बजाइएगा नीचे नीचे गिराइएगा तो दिख जाएगा आपको कि ये आवाज करता है। अच्छा ये वाला कंटेनर क्या है सर? ये वाला कंटेनर देख के तो लग रहा है कि ये क्या रहा होगा, ग्लास रहा होगा। ठीक है, तो ग्लास भी मिल गया हम लोग को, आसपास मेटल्स भी मिल रहा है, बार बार हम लोग को कार्बन कंपाउंड भी मिल रहा है। कार्बन कंपाउंड बड़ा काम का है क्योंकि ये यूज करते हैं, ये खाते हैं, खाने के बिना कैसे काम चलेगा। फिर हम लोग नीचे वाले फोटो में देख सकते हैं, नीचे वाले फोटो में क्या देख रहे हैं हम लोग? नीचे वाले फोटो में देख रहे हैं कि भाई एक दरवाजा है ना, रोज यूज करते हैं हम लोग अपने घर में। इस डोर में ये डोर क्या चीज का बना होता है? वुड्स का बना होता है। ये वुड कहाँ से आया होगा? ये वुड आया होगा प्लांट से। ठीक है, अब ये प्लांट से आया होगा तो हम लोग समझ गए ये भी क्या रहा होगा, कार्बन कंपाउंड रहा होगा। ऑल्दो ये सेल्यूलोज, ठीक है, और अंदर जाएंगे तो सेल्यूलोज पता चलेगा, एक टाइप का बायोमोलिक्यूल जो कि हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, बट ये कार्बन कंपाउंड का बना हुआ है। फिर हम लोग इसको देखें, फिर से हमारा दिमाग काम किया, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये जरूर मेटल्स का बना होगा। क्लियर? उसके बाद हम लोग ये कॉपी देखे, कॉपी का ये सब देखे तो लगा प्लास्टिक है, प्लास्टिक याद किए तो आसपास याद आया, आसपास याद आया तो पता चला भाई पॉलीथीन, फिर से सिंथेटिक फाइबर्स एंड फैब्रिक। ठीक है, जो चैप्टर याद नहीं होता था। और पॉलीथीन, पॉलीइथीन, इथीन पता है क्या होता है? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th कार्बन कंपाउंड। इथीन ये होता है। क्या ये कार्बन कंपाउंड दिख रहा है? बिल्कुल, इसमें भी कार्बन है। इसके अंदर जो पेजेस है वो कैसे बनता है? वो भी प्लांट ओरिजिन का है, सबको पता है ना। बहुत सारा बुक वाला तो बहुत सारा कॉपी वाला आजकल क्लेम करता है कि भैया हमने पेड़ नहीं काटा है ना, बट मैक्सिमम पेजेस हम लोग को पता है ट्रेडिशनली यूज सब कुछ पेड़ पेजेस से, पेजेस जो है पेड़ से ही बनता था। तो वो भी क्या हुआ, कार्बन कंपाउंड हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे आए दूध पे। दूध हम लोग को समझ में आया इसमें प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन का अगर तुम केमिस्ट्री में फॉर्मूला देखने जाओगे ना तो तुमको पता चलेगा कि फॉर्मूला कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है, प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड्स होता है, एमिनो एसिड्स का फॉर्मूला ऐसा होता है। फिर से ये कार्बन कंपाउंड के कैटेगरी में आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगेन क्लास 12th में। और ये पतीला, फिर से ये स्टील रहा होगा, कोई मेटल उटल रहा होगा जिसका एलॉय भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है। वी डोंट केयर, ऑल वी केयर इसकी कार्बन कंपाउंड्स हमारे आसपास भर भर के मिल रहे हैं, भर भर के। ठीक है, समझ में आ गया कार्बन एंड कंपाउंड क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ कि कार्बन एंड कंपाउंड हम लोग को पढ़ना क्यों जरूरी है। एक तो अगर साइंस लिए पीसीएम पीसीबी तो 11th 12th में परेशान कर देगा अगर ये चैप्टर नहीं समझे तो। दूसरा मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आसपास जो है वो कार्बन रिलेटेड चीजों का है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम, मतलब कार्बन कंपाउंड वाला आइटम है ना। योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो भाई हम लोग आसपास वाले बहुत सारे ऑब्जेक्ट को बता दिए कि कंपाउंड ऑफ कार्बन ही है ये सारे। तो बोलता है कि क्या आपके पास कोई मेथड है? बोला सर आप तो बोल दिए कार्बन कंपाउंड है, हम लोग कैसे माने कि ये कार्बन कंपाउंड है, ये बताइए। तो एनसीईआरटी बोलता है कि कोई मेथड है भाई साहब आपके पास टेस्टिंग वोस्टिंग करने का, पता कर सकते हैं कि कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो ऐसे दिमाग में तो आ नहीं रहा है ना। एज यूजुअल हमारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन देख के कहां से आंसर आने वाला है, कितना साइंस जानते ही है ना। लेकिन क्या जानते हैं उस वाले साइंस से हो जाएगा? अगर जो साइंस हम लोग पढ़ के आए हैं पहले उस वाले साइंस से अगर ये क्वेश्चन का जवाब निकल रहा होगा तो एनसीईआरटी इसका जवाब नहीं देता है, क्योंकि वो मानता है कि खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, सोचो और पीछे से समझ करके आंसर निकाल के लाओ। पीछे कहीं से देखते हैं पीछे से आंसर आना है कि नहीं, क्योंकि लग तो नहीं रहा है कि आंसर दिया क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, 3 क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। तो बोलता है कैन यू थिंक ऑफ ए मेथड टू टेस्ट दिस? भाई आपके पास कोई मेथड है? What would be the product if a compound containing carbon is जला दिया जाए? तो थोड़ा सा अपन क्लियर कर लेते हैं माहौल। तो बोलता है कार्बन से रिलेटेड चीज अगर जला दिया जाए तो क्या लगता है क्या होने वाला है? तो हम लोग गए और चैप्टर 1 में कुछ कुछ याद करने का कोशिश किए। तो चैप्टर 1 में जब याद करने का कोशिश किए तो मुझे क्या याद आया? मुझे याद आया कि भाई कोयला जलाते थे तो ये रिएक्शन दिया हुआ था, एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1। फिर एक और दिया गया था कि नेचुरल गैस या मीथेन होगा तो वो जलेगा तो ये सब चीजें बनेगा, CO2 प्लस H2O। एक बात समझ आया इन सब से कि कार्बन वाले पदार्थ अगर जलेंगे, कार्बन वाले पदार्थ अगर जलेंगे तो CO2 जरूर निकलेगा। क्या समझ आया? कार्बन वाले अगर पदार्थ अगर जलेंगे तो CO2 जरूर निकलेगा। और मतलब क्या बोल रहा है एनसीईआरटी यहाँ पे
कि क्या टेस्ट जानते हो? हमें लगा कि हम नहीं जानते हैं। फिर बोला कि अच्छा भैया बताओ कि अगर कार्बन वाले चीज को जलाएंगे तो क्या बनेगा? तो ये हम लोग समझ गए, CO2 निकलेगा। मतलब डू यू नो हैव एनी टेस्ट ऑफ टू कंफर्म दिस? हाँ सर, समझ आ गया। ये जो गैस निकल रहा होगा ना कार्बन और वाले पदार्थ को जलाते हुए, पेट्रोल, डीजल, कार्बन, CH4 जो भी जलाए, उससे जो गैस निकल रहा होगा कोयला वैला से, उस गैस को सर हम लोग क्या करते थे? उस गैस को हम लोग, सपोज यहाँ पे आप जला रहे हैं, कोई चीज जला दीजिए, उस गैस को एक पाइप के थ्रू ना आप ले जाइए एक सॉल्यूशन में। कौन सा सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन सर हमारा वही है फेवरेट, लाइम वाटर। इस लाइम वाटर में जब CO2 मिलता है तो यहाँ पे व्हाइटनेस आ जाता था। सर यहाँ पे क्या आ जाता था? व्हाइटनेस आ जाता था, ठीक है। और वो व्हाइटनेस जो है, थोड़ा देर बाद वो व्हाइटनेस क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है एक्सेस ऑफ CO2 से। तो क्या टेस्ट कर सकते हैं कि कार्बन वाले जो चीजें जले थे तो सब में से धुआं निकला होगा, गैसेस निकले होंगे, उस गैसेस को हम लोग ले जाएंगे लाइम वाटर पे। लाइम वाटर अगर मिल्की हो गया और गैस पास करते करते मिल्कीनेस डिसअपियर हो गया, है ना। सिर्फ मिल्कीनेस होना टेस्ट ऑफ CO2 नहीं होता है। ऐसे तो पेंट डालोगे, 1 चम्मच पेंट डाले, कोई भी चीज व्हाइट हो जाएगा। दूसरा चम्मच पेंट डाले, व्हाइटनेस बढ़ेगा। लेकिन CO2 के केस में और CO2 डालेंगे तो व्हाइटनेस डिसअपियर हो जाएगा। तो व्हाइटनेस पहले आया फिर डिसअपियर हो गया, तो हम लोग बोल देंगे भाई साहब जो गैस आपके पास था ना सर, जो निकल के आया था वो CO2 ही रहा होगा। और कोई टेस्ट है अपने पास? लो हाँ सर, एक और टेस्ट कर सकते हैं। कौन सा टेस्ट? सर ये वाला टेस्ट भी कर सकते हैं, फ्लेम टेस्ट। क्या होता है? अगर फायर जला हुआ है ना, तो ये इसको बुझा देगा। मैच स्टिक आप लाएंगे आग के ऊपर, है ना, उससे सॉरी CO2 के ऊपर, तो CO2 अगर निकल रहा होगा तो CO2 इसको फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, बुझा सकता है, ठीक है। तो ये उतना कंफर्म टेस्ट तो होता नहीं है, बुझ तो फूक मारने से। अच्छा, फूक मारने से क्यों बुझता है ये सोच लेना घर जाके, ठीक है। और सर घर पे बैठ के तो देख रहे हैं, है ना। कुछ कुछ चीजें अपने से सोचना चाहिए, कुछ कुछ चीजें सोचना चाहिए। तो NCERT क्यों मतलब ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट में क्यों छोड़ देता है चीजें? क्योंकि ये एक्सपेक्ट करता है कि आप लोग इस पे सोचो, थोड़ा मंथन करो और फिर जवाब निकाल के लाओ, ठीक है। तो हम लोग क्या सीख गए कि भाई कार्बन से रिलेटेड कोई भी चीज को कैसे टेस्ट करना है कि वो कार्बन का ही बना हुआ है। तो तुम डोर जलाओगे, कपड़ा जलाओगे, है ना, तुम अपना पेज जलाओगे, सब में से जो गैस निकल रहा होगा लाइम वाटर को मिल्कीनेस कर देगा, ठीक है। और फिर थोड़ा देर बाद डिसअपियर भी ऑब्वियसली। तो फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। वर्सेटाइल वर्ड पहली बार कहां सुने थे? जब सिंथेटिक फाइबर एंड फैब्रिक में सुने थे, वही चैप्टर जो याद नहीं रहता है ना। मिलेमाइन नाइम का एक चीज पढ़ाया था जिसको बोला था बहुत वर्सेटाइल होता है। काहे? वो टाइल्स बनाने के भी काम आता है। वर्सेटाइल मतलब होता है मल्टीपर्पस। वर्सेटाइल, हाँ स्पेलिंग गलत हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। मल्टीपर्पस, तो मल्टीपर्पस क्या होता है? मल्टीपर्पस कैसे होता था मेलेमाइन? वहां पे वो टाइल्स बनाने के भी काम आ जाता था और कपड़े बनाने के काम आ जाता था। कौन सा कपड़े? फायर रिटार्डेंट वाले कपड़े, फायर रिटार्डेंट वाले कपड़े, ठीक है। तो वर्सेटाइल बोलते थे। और भी बहुत सारे यूजेस है मेलामाइन का। वैसे ही बोलता है कि क्या है कि कार्बन बहुत वर्सेटाइल एलिमेंट है। तुम देख रहे हो कहां कहां कार्बन नहीं मिला, सब जगह मिल गया। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। बोलता है ये सब तो छोड़ो, तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर क्या है? कार्बन वाले चीजें ही है, ठीक है। अंदर हम सबका बॉडी कार्बन वाले चीजों से बना हुआ है। The amount of carbon present in the earth crust and in the atmosphere is quite meager। अब बोलता है कि चलो अब कार्बन को हम लोग देखते हैं। ये याद है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये क्रस्ट है भाई बाहर वाला, ये मेंटल, ये कोर, है ना। तो इसमें जब हम लोग खोदते हैं तो बहुत सारा चीजें निकालते हैं, काम का चीजें। कुछ अगर एक आध चीज बताए तो हम लोग लाइमस्टोन निकाल लेते हैं सर, कोयला निकाल लेते हैं, डीजल निकाल लेते हैं, पेट्रोल निकाल लेते हैं। लेकिन ये सब में कहीं ना कहीं कंपाउंड भी अगर है या फिर सिर्फ कार्बन है, ये कार्बन का कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, तो कार्बन तो है ही। तो ये लोग देखा कि अर्थ क्रस्ट में, अंदर देखा अर्थ के, तो क्रस्ट में बोला बहुत कम है, फिर भी बहुत कम है। कितना है? बाकी लोग की तुलना में बहुत कम है। आउट ऑफ 100 सिर्फ 0.02 है क्रस्ट में। कितना परसेंट निकला? सिर्फ 0.02% क्रस्ट में निकला। उसके बाद ये लोग सोचा चलो हवा में देखते हैं। हवा में, क्योंकि देखा इतना सारा कार्बन कंपाउंड है तो जरूर तगड़ा होगा, बहुत मिलेगा। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स। तो अब बोला क्रस्ट में कैसे मिलता है कार्बोनेट्स? तो कार्बोनेट ही तो था ये, और क्या था? CaCO3, है ना। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम, ये सब में मिला। एंड द एटमॉस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन। हवा में कितना मिला?
0.03% ऑफ कार्बन, वो भी किस फॉर्म में, डाइऑक्साइड के फॉर्म में। हम लोग को पता है हवा में सबसे ज्यादा क्या था, N2 78%, O2 21%, तीसरा नंबर में आर्गन था और चौथा नंबर पे CO2 था। कितना निकला, 0.03। चलो कम से कम जमीन के अंदर जितना उससे ज्यादा हवा में है ना। इससे प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्यों, ये फिक्स नहीं रह रहा है, ये बढ़ने लग रहा है। बढ़ने लग रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्यों, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा गर्म तो ग्लोबल वार्मिंग, CO2 से दुनिया परेशान है। ठीक है, बट यहां बोल रहा है कि इतना कम क्वांटिटी में है, इन स्पाइट ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है भाई साहब। इन दिस चैप्टर वी विल बी लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन which led to this anomaly। एनोमली क्या होता है, एक तरह से समझना आयरनी होता है। मतलब क्या कि मिलता है इतना सा जमीन के अंदर, हवा में इतना सा, और फिर भी कंपाउंड बनाता है मिलियंस। देखिए आसपास सब चीज में मिलता है। यही तो आयरनी है भाई कार्बन के लाइफ का, यही तो कार्बन के लाइफ का आयरनी है कि इतना कम जमीन के अंदर, इतना कम हवा में, फिर भी कंपाउंड्स कितना बना रहा है, मिलियंस में कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, ये आयरनी को कोई समझाओ भाई, इस साइंस को कोई समझाओ। ऐसा क्या वरदान है, ऐसा क्या दैव्य शक्ति है कार्बन के पास जो किसी और 118 एलिमेंट के पास नहीं है। यही सबसे प्रोमिनेंट सवाल है शुरू के कुछ पेजेस का एनसीईआरटी का, कि कार्बन कंपाउंड मिलियंस मिल तो रहे हैं, लेकिन नीचे से 0.02 है, ऊपर से 0.03 है, फिर मिलियंस कंपाउंड आखिर ये बना क्यों रहा है? कोई समझा दो भाई साहब, ये मिलियंस कंपाउंड बना क्यों रहा है? तो ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर जिसने समझाया उसको काफी इज्जत मिला, वो चीजों को थ्योरी बनाया गया और हम लोग को बोला गया पढ़ जाओ। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवेलेंट कंपाउंड, अब हम लोग को देखना है। यहां तक हम लोग देखे कि कार्बन इतना कम मिल रहा था जमीन के अंदर और ये हवा में, फिर भी ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना रहा था। ये आयरनी एनोमली को हम लोग को समझना है। इसको समझने के लिए हम लोग को बॉन्डिंग समझना पड़ेगा कि भाई आखिर कार्बन के अंदर बॉन्डिंग कैसा है। ठीक है, तो बॉन्डिंग इन कार्बन का हम लोग बात करेंगे कि बॉन्डिंग कैसा है कार्बन में। ठीक है, लेट्स सी कि आखिर बॉन्डिंग कैसा है। तो बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवेलेंट, ठीक है, क्या बोल रहा है, द कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें। ये कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग कहीं देखे हैं क्या? ये कोवेलेंट बॉन्ड शायद हम लोग कहीं देखे नहीं है। को मतलब हम लोग समझ सकते हैं क्या, कहां से आया होगा ये वर्ड, कॉपरेशन ऑपरेशन से आया होगा, कॉपरेट करना है, मिलजुल के रहना है। वैलेंट वर्ड क्या होता है? वैलेंट वर्ड इज मोर कंसर्न विद वैलेंसी। वैलेंस वर्ड इज मोर कंसर्न विद वैलेंसी। ठीक है, तो जैसे कोई बोला टेट्रावैलेंट है ना, टेट्रावैलेंट मतलब वैलेंसी 4, टेट्रा मतलब होता है 4। ठीक है, मोनोवैलेंट कोई बोला तो हम लोग बोल देंगे वैलेंसी 1, वैलेंसी 1। ठीक है, तो यहां पे कोवैलेंट नाम कहां से आया होगा? कोवैलेंट मतलब कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में कुछ कॉपरेशन कर रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, आपस में कुछ कॉपरेट करके चल रहे हैं और दोनों कहीं ना कहीं ऑक्टेट ऑब्टेन करने का कोशिश कर रहे हैं। ऑक्टेट क्या होता है हम लोग को पता है। ठीक है, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 करने का कोशिश जो सब लोग कर रहे होते हैं दुनिया में, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट करने का कोशिश ये लोग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग देखते हैं ऑक्टेट का एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल एक तो 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर अपने को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो। ठीक है, हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे KLM नम का सेल्स होते हैं। ठीक है, हम लोग को यहाँ से काम बन जाता है, यहाँ भी लास्ट में यूज होता है। 1 से 20 में अगर बात करें तो 18, 19 और 20 वाले में। तो हम लोग हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखे 1,0 है। ठीक है, जनरली ये एक छोड़ता है या एक ले लेता है। ठीक है, तो इसका वैलेंसी हम लोग 1 बोल देते थे। हाइड्रोजन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जगह यूज होता है। 1 से 10 में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? कार्बन काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। 6 एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 6 है और इलेक्ट्रॉन ही जो होते हैं वो ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं, वही अगर पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि जो बाहर होगा वही तो पार्टिसिपेट करेगा, अंदर वाले लोग कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग को पता है कि एक एटम होता है, उसमें ऐसे करके ऑर्बिट्स हम लोग पढ़े थे।
ठीक है, ऐसे करके KLMN ऑर्बिट्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने, वही उसका वैलेंसी भी होता है। तो कार्बन में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, ये के सेल में 2 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, एल में 8 हो सकते थे लेकिन कार्बन के पास खत्म हो गया, एटॉमिक नंबर 6, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2,4 हम लोग इसका बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हम लोग वैलेंसी इसका क्या बोलेंगे, हम लोग इसका वैलेंसी क्या बोलेंगे, इसका वैलेंसी हम लोग बोल देंगे कि भाई ऑक्टेट पूरा मतलब 8 करना है या तो इसको 2 करना है। ठीक है, ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। नियरेस्ट नोबल गैस का क्या है, हीलियम एटॉमिक नंबर 2,0 होता है। ठीक है, हीलियम इज 2,0, या तो ये 4 छोड़ दे या तो एटॉमिक नंबर 10 की तरह हो जाए। एटॉमिक नंबर 10 कौन है, नियॉन। ठीक है, और एटॉमिक नंबर 10 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8, तो 8 बनना चाह रहा है, 4 या तो छोड़ देगा या तो 4 ले लेगा, है ना। छोड़ना और लेना, अगर गेन और लॉस दिखा दुनिया में तुम्हें वर्ड, तो गेन और लॉस क्या चीज का कॉन्सेप्ट है, गेन और लॉस क्या चीज का कॉन्सेप्ट है, कि इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ या लॉस हुआ। अब देखो, मान लो तुम्हारे पास पहले से थे, मान लो तुम सोडियम 2,8,1 होता है एटॉमिक नंबर 11, तुम पहले से ऐसा थे, तुमने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, क्यों, तुमको ऐसा बनना था 2,8, ठीक है, नियॉन की तरह बनना था। तुमने ऐसा छोड़ते समय क्या एटॉमिक नंबर जब 11 होता है तो प्रोटॉन कितना होता था, 11। जब एटॉमिक नंबर 11 का बात किए हैं तो इलेक्ट्रॉन कितना है, 11। लेकिन जैसे ही तुमने एक छोड़ दिया, क्या ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अब 11 की जगह 10 ही हो गए, बट प्रोटॉन अभी भी 11 है। प्रोटॉन कौन से होते थे, प्लस वाले चार्जेस, ये कौन से होते हैं, नेगेटिव वाला। कौन जीत गया, प्लस वाला एक जीत गया। तो हम लोग Na को जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Na प्लस की तरह। इसको हम लोग आयंस बोलते हैं, प्लस वाले को कटायन बोलते हैं और माइनस वाले को अनायन बोलते हैं। ठीक है, कटायन अनायन ये सब क्लास 9 का है, सब क्लास 9 का है। ठीक है, नेगेटिव अगर चार्ज वाला आयंस दिखा तो ऐसा बोलते हैं। और ऐसा गेन और लॉस किस वाले कंपाउंड्स में होता था, आयनिक कंपाउंड्स में होता था। ऐसा गेन और लॉस किस वाले कंपाउंड्स में होता था, आयनिक कंपाउंड्स में होता था। तो आयनिक कंपाउंड्स का नाम कहां से आया, कि इसमें आयंस होते हैं। और आयंस क्यों बने होंगे, चार्ज स्पेसिस क्यों बने होंगे, क्योंकि किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, किसी ने लिया होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम देता है, सोडियम अगर देता है तो कौन ऐसा फेमस है, ऐसा कौन सा फेमस स्पेसीज है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है। तो सबसे फेमस कंपाउंड कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट में हम लोग देखेंगे NaCl जब बनता है तो Na तो दे रहा होता है बट Cl जो है वो ले रहा होता है। फॉर एग्जांपल Na 2,8 से Na प्लस बनना था, 2,8,1 था, Na प्लस बनने की कोशिश किया, 2,8 एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, किसको देगा, क्लोरीन। क्लोरीन क्यों लेना है, कोई इच्छुक था, 2,8,7 था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 2,8,8 बन गया। ठीक है, तो इसको हम लोग Cl माइनस बोले, क्यों, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन का बढ़ोतरी है, माइनस वाला जीत गया है प्लस वाले से। न्यूट्रल वाले में प्लस और माइनस सेम रहता है, प्रोटॉन प्लस वाला होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस वाला होता है। तो हम लोग बोलते हैं दुनिया में ये दोनों आपस में घूम रहे हैं। ठीक है, क्यों घूम रहा होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज बनाया, एक नेगेटिव चार्ज बनाया है। तो हम लोग को पता है चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लास 8 में ये भी पढ़े थे, फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में, इनविजिबल फोर्सेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है। ये दोनों घूम रहा है, केमिस्ट्री वाला उसको अपना टर्म दिया हुआ है कि ये दोनों के बीच में जो फोर्स है ना, हम लोग उसको एक बॉन्ड बोलते हैं। वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। क्लियर, ये क्या है, आयनिक बॉन्ड। यहां तक कोई दिक्कत। NaCl जो है एक आयनिक बॉन्ड बना के घूम रहा है, ये हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में भी पढ़े थे। अब ये जो बॉन्ड है, क्या बॉन्ड का जो कैटेगरी है, बॉन्ड कैटेगरी कैसे इनके प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि बॉन्ड जो होता है वो कैसे इनके प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, लेट मी शो टू यू कि बॉन्ड कैसे प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कि मान लो आयनिक है कि कोवेलेंट है, कोवेलेंट तो जानते नहीं है, तो आयनिक जानते हैं, जिसके बारे में जानते हैं पहले उसी को समझ लेते हैं कि भाई उसका प्रॉपर्टीज को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। अब देखो क्या, मान लो अगर हम लोग बात किए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात लोग मिस कर जाते हैं। मान लो हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का बात किए, तुम्हें पता है NaCl जो है दुनिया में वो ऐसे घूम रहा है, और ये ऐसे घूमने का मतलब पता है क्या है, कि इसको हम लोग एक पार्टिकल मानेंगे। पार्टिकल क्या होता है, जो क्लास 9 में हम लोग पढ़े कि पार्टिकल इतना सा दूर है तो सॉलिड बोल दिए, पार्टिकल थोड़ा ज्यादा दूर हुआ तो हम लोग लिक्विड बोल दिए, पार्टिकल्स अगर और दूर दूर मिलने लगा तो हम लोग उसको क्या बोल दिए, गैस बोल दिए। ठीक है, 4 पार्टिकल है तो 4 बना देते हैं चारों में। तो पार्टिकल्स का दूर जाना डिसाइड करता है सॉलिड से लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड से गैस बनेगा।
फॉर एग्जाम्पल H2O मान लो आइस था, तो तुमको पता है कि ऐसे वाले बहुत सारे H2O होंगे, 1 H2O इज इक्वल टू 1 पार्टिकल, ऐसे बहुत सारे H2O होंगे, ठीक है, 1 पार्टिकल, जो बहुत पास होंगे तो सॉलिड कहलाएंगे। अगर थोड़ा दूर हो गए तो कैसे दूर करते हैं हम लोग, इसको हीट कर देते हैं, है ना, आइस को निकाल देंगे फ्रिज से, वो हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर रूम का टेम्परेचर है तो उसके लिए काफी है लिक्विड बनने के लिए, वो थोड़ा दूर दूर हो गया। ये सब नेकेड आई से दिखता नहीं है, तो इसलिए भरोसा होने में दिक्कत होता है। बट भरोसा यही करो, क्लास 9th में पढ़ाया गया था, पार्टिकल्स दूर जाना मतलब चेंज ऑफ स्टेट। पार्टिकल के अंदर क्या कोई चेंजेस हो रहा है, क्या H2O का फॉर्मूला चेंज हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। फिर H2O गैस बन जाएगा, सपोज गैस बन गया, क्या अंदर का फॉर्मूला चेंज हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। वैसे ही NaCl के साथ ऐसा होगा, तो क्या NaCl का फॉर्मूला चेंज होगा? नहीं होगा सर। एक पार्टिकल NaCl का दूसरे पार्टिकल से दूर जाने को हम लोग, सॉलिड से लिक्विड जाने को हम लोग मेल्टिंग बोल देते हैं, और अगर लिक्विड से गैस मिला है हम लोग बॉइलिंग बोल देते हैं। अब बात यह उठता है कि किसी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है, मोर, ग्रेटर, ज्यादा, तो पक्का उसका एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच का फोर्सेस अच्छा होगा। अब क्या इन फोर्सेस को हम लोग केमिस्ट्री वाला कोवेलेंट और आयनिक फोर्सेस बोलते हैं या बॉन्ड्स बोलते हैं? नहीं, बॉन्ड तो भाई Na और Cl के बीच में होता है, जो कंपाउंड बनाने के काम आता है। Na और Cl को टेम्परेली कोई छोटा मोटा फोर्सेस होता होगा जो उसको आपस में साथ रखता है, बहुत ज्यादा पास में रखता है, जैसे पानी में तो आइस की तरह हम लोग को दिखता है फिजिकली, और अगर हम लोग को आइस फिजिकली हम लोग को सॉलिड की तरह दिखता है, थोड़ा और पार्टिकल अगर दूर हो गया, ठीक है, तो हम लोग को लिक्विड की तरह दिखता है, और थोड़ा और दूर हो गया तो हम लोग को गैस की तरह दिखता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या हम लोग को कभी भी NaCl के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस है वो पढ़ाया गया है? तो हमें ये चीजें नहीं पढ़ाया गया है कि दो NaCl के बीच में कौन से फोर्सेस है, ठीक है, क्लियर। ये चीज हमें नहीं पता है, इस फोर्स के बारे में हम लोग को समझना है, नहीं समझना है। लेकिन मैं यहां क्या बताना चाह रहा हूं कि ये गलती से भी मत बोल देना कि NaCl का एक पार्टिकल दूसरा NaCl के पार्टिकल से आयनिक बॉन्ड से जुड़ा है। दिस इज टोटली ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट। Na और Cl के बीच में आयनिक बॉन्ड हो सकता है, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं है। फिर सर इनका मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रांग क्यों होता है? हमें तो यह पढ़ाया गया आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी स्ट्रांग होता है, इसलिए उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रांग होता है या फिर हाई होता है। बिल्कुल नहीं, ठीक है। इन दोनों, अब वो लोग सर कोई इंग्लिश में टर्म्स बोल सकते हैं, तो इन दोनों के बीच का फोर्सेस जो आयनिक बॉन्ड है ना, उसको एक तरह का इंट्रा मॉलिक्यूलर बोल सकते हैं। इंट्रा वर्ड मतलब क्या होता है? उसी मॉलिक्यूल के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग स्कूल में बोलते हैं इंटर हाउस कंपटीशन, तो मतलब रेड हाउस वर्सेस ब्लू हाउस, ठीक है, एक हाउस के अंदर नहीं हो रहा है, दो हाउस का हो रहा है आपस में। फॉर एग्जांपल इंटर स्कूल, एक स्कूल वर्सेस दूसरा स्कूल, स्कूल 1 वर्सेस स्कूल 2, ठीक है। लेकिन कोई बोले इंट्रा स्कूल कंपटीशन, जैसे इंटर हाउस इज ए इंट्रा स्कूल कंपटीशन, मतलब सर स्कूल के अंदर ही आयोजित हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनाइज हुआ है, इसलिए इंट्रा बोल रहे हैं। तो इन दोनों मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, NaCl एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूल। क्या सर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हम लोग को जनरली पढ़ाया जाता है? जनरली हम लोग को नहीं पढ़ाया जाता है, 11th में एक बार पढ़ा दिया जाएगा, है ना, गैसेस स्टेट चैप्टर में, अदरवाइज नहीं पढ़ाया जाता है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स सर कौन से होते हैं? तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स वो है जो कंपाउंड बनाने के काम आए, तो बेसिकली कोवेलेंट इज आल्सो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस एंड आयनिक इज आल्सो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। तो सर ये क्या कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है फिर तो, इंट्रामोलिकुलर है तो, कि आयनिक बॉन्ड अगर स्ट्रांग है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई मिलता है। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। तो सर सही कॉन्सेप्ट क्या है? गलत, दिस इज द मिसकंसेप्शन। तो सही कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये ब्रेन में होगा कि हाँ सर ये वाला मिसकंसेप्शन तो था, अगर नहीं भी था तो वेल एंड गुड, बट चांसेस है कि मैक्सिमम लोगों को ये होता है। तो लेट मी क्लैरिफाई नाउ कि ऐसा क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है एनी कंपाउंड का। तो देखो, एक Na था, Cl- था, चार्ज तो इसमें है ही ना। अब पड़ोस वाला Na पे भी चार्ज है, तो NaCl का माइनस वाला इस तरफ नहीं आएगा। ऐसे नहीं होगा कि ऐसे अरेंज होके घूम रहा है तो ये इससे अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है, नहीं। एक NaCl मॉलिक्यूल कॉमन सॉल्ट दूसरे NaCl मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन फील कर रहा है, क्योंकि यहां पे भी माइनस है और यहां पे अपोजिट चार्ज है। तो ये कुछ तरह का अट्रैक्शन है, भले ये इस इंट्रैक्शन को
टक्कर नहीं दे पा रहा है, लेकिन इसके पास है, दो पार्टिकल पास ही में था, कोई बहुत ज्यादा दूर थोड़ी है, सॉलिड है तो पास में हम लोग को दिख रहा है, अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, एक भी सॉलिड को देख लो तो एक नमक का पार्टिकल में भी बहुत सारे अंदर NaCl है। थोड़ा दूर जाने को हम लोग बोलेंगे लिक्विड हो गया, मतलब मेल्टिंग। थोड़ा दूर कब जाएगा, जब ये वाला फोर्स वीक रहेगा तो जल्दी दूर जाएगा, स्ट्रांग रहेगा तो लेट से दूर जाएगा। तो दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग निकला, क्योंकि ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। तो ऐसा बोल सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स में आयंस होते हैं, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर भी स्ट्रांग होता है, इंटरमॉलिक्यूलर भी स्ट्रांग होता है। हेंस मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट करना सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग पॉइंट भी स्ट्रांग होता है, हाई होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो जनरली आपके रूम टेम्परेचर पे ये लोग आयनिक कंपाउंड जो है ना, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई मतलब क्या, हमारे रिलेटिव इंसान जो टेम्परेचर पे रहता है उससे ज्यादा वालों को हाई बोलता है। इंसान के लिए 25-30 हाई है, ठीक है, 25-30 हाई नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, हमारे लिए हाई है 100-200, ठीक है। तो हम लोग बोले आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मतलब जरूर हमारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड बनता होगा। मेल्टिंग पॉइंट हाई है मतलब उसको लिक्विड बनाने के लिए हमारा रूम टेम्परेचर तो काफी नहीं है। तो हम लोग देखिए NaCl वगैरह सारे क्या बनते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, क्लियर। लेकिन किसी का मेल्टिंग पॉइंट लो तो वो लिक्विड मिलेगा, है ना। किसी को बॉइलिंग पॉइंट भी लो है तो वो गैस मिलेगा। फॉर एग्जांपल CH4 कोवेलेंट कंपाउंड में क्या देखा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्लियर, कोई दिक्कत। तो आयनिक कंपाउंड्स का एक प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या, कि वो एक ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। दूसरा प्रॉपर्टी नंबर 2, तो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1, आयनिक कंपाउंड हम लोग समझ गए MP जो है वो ज्यादा होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 इज कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी खूब होता है इनका, काफी ज्यादा होता है, या गुड कंडक्टर्स होते हैं ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए सर क्योंकि इसके अंदर चार्जेस है। अब ये चार्जेस को पोटेंशियल डिफरेंस तुम लगाओगे, है ना, पता है ना कैसे पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, यहाँ पे वायर लगा दो, यहाँ पे वायर लगा दो, और उसको एक बैटरी से लगा दो सपोज। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जब लगाओगे तो अंदर बहुत सारा NaCl है ना, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाला ऐसे घूमना शुरू कर देगा, और ये नेगेटिव, इसलिए बोलते हैं सॉलिड में नहीं करता है। क्यों, इतना ज्यादा ठोस है वो मूव ही नहीं करेगा, सॉलिड में ये लोग कंडक्टिंग नहीं होता है। लेकिन जैसे इसको मेल्ट कर दोगे लिक्विड स्टेट में तो दूर दूर पार्टिकल चल गया है, तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे NaCl मूव कर सकता है, और मूवमेंट ऑफ चार्जेस को ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, क्लियर। ये मूव कर रहा है तो मोल्टन स्टेट में कंडक्टिंग हो सकता है। दूसरा, इसको अगर घोल बना दिए हो पहले ही से, NaCl को पानी में डाल दिया H2O में, तो भी Na और Cl अलग अलग घूम रहा होता है पानी में, Na और Cl। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ये लोग घूमना शुरू करेगा, घूम रहा है मतलब हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। कोई दिक्कत यहां तक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं कि आयनिक कंपाउंड एक अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होता है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है। क्या कोवेलेंट कंपाउंड में ऐसा होता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई? नहीं, कोवेलेंट कंपाउंड में उल्टा होता है। तो दुनिया में लोग प्रॉपर्टी देखता है और फिर समझ जाता है, क्या अंदर दिखता है क्या हम लोग को? नहीं दिखता है। तो ये सब मेजरेबल क्वांटिटी है। मेजरेबल मतलब तुमको दिखा कि मीथेन गैस एक गैस है CH4, तो तुमसे कोई बोला अरे गैस करना, तो रूम टेम्परेचर पे अगर कोई गैस है तो गैस करना, तो वो कोवेलेंट रहा होगा कि आयनिक? तो तुम झड़ाक से बोल देना अगर तुक्का मारना है तो, कि वो कोवेलेंट रहा होगा। क्यों? मेरे टेम्परेचर पे अगर वो गैस है 25 डिग्री 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट तो लो होगा ही, क्योंकि लिक्विड तो बन ही गया होगा लो टेम्परेचर पे ही, और 25-30 पे गैस है, इनफैक्ट वो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो अब समझ में आया फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी से ही लोग समझा, अच्छा लगता है अंदर का खेल कुछ डिफरेंट है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। या फिर इससे क्या मदद मिला, अगर हम लोग को कोई ऑब्जेक्ट दिया और बताओ इसमें अंदर आयनिक होगा कोवेलेंट, क्या गेस करते हो? तो हम लोग एक गेस कर सकते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा, ठीक है, मतलब सॉलिड मिल रहा है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग उसका जो है वो बहुत देर में होगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो एक आयनिक बॉन्ड रहा होगा। अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है या फिर गैस मिल रहा है वो हवा में, तो समझ जाएंगे वहां कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स भी दुनिया में मिलते हैं जो आपस में जुड़े हुए मिलते हैं, तुम देखे हो ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है? सारे गैस। चांसेस है इन सब के अंदर कौन सा बॉन्ड रहा होगा? कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड रहा होगा। These can be treated as covalent molecules, covalent compounds। वैसे कंपाउंड नहीं बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। कंपाउंड तब होगा जब इसके साथ कोई और एलिमेंट जुड़ा हुआ मिले, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? होपफुली यहां तक सब क्लियर है। तो अब थोड़ा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर
क्या पढ़ाया भाई? वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। हाँ जी, समझ गए हम। आप दो चीज प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बोलना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर होता है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, ज्यादा होता है। We saw that the ionic compounds have high melting and boiling points and conduct electricity in solution and in molten state। ये भी हम लोग समझ गए। सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट में ही क्यों करता है, सॉलिड में क्यों नहीं करता है? घूमने का जगह ही नहीं है, दो सब आपस में पार्टिकल इतना पास पास है। ठीक है, पकड़ के रखा हुआ है सबको। ठीक है, तो विच सॉ, अब आगे देखते हैं कि क्या सॉ किया भाई, बहुत कुछ दिखाते रहता है ये लोग। लेट्स मूव अहेड कि विच सॉ हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड, हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है तो एक्सप्लेन कर रहा है दीज प्रॉपर्टीज। हम लोग देख लिए, पहले भी देखे थे, अभी फिर से रिवाइज हो गया। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सब कार्बन कंपाउंड्स। कुछ कार्बन कंपाउंड का प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। तो वही मीथेन वगैरह है ना। मीथेन इज ए कार्बन कंपाउंड। देखो ये गैस निकला, गैस निकला, हम लोग समझ गए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब कार्बन कंपाउंड्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, लेट मी शो यू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड्स। ठीक है, दिस इज आवर डेटा, ये रहा अपना डेटा। तो यहां पे दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड को पहचानते हैं क्या हम लोग? एसिडिक एसिड सर पढ़े हैं, कभी कभार पढ़ लेते थे, है ना, बहुत बार इनकाउंटर हुआ है लास्ट 2-3 साल में, लेकिन फॉर्मूला ऐसे जनरली हम लोग उतना याद नहीं रख पाते हैं। बट ठीक है, एसिडिक एसिड इज ए कार्बन कंपाउंड, ऐसा दिख रहा है, कार्बन कार्बन। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 290। अच्छा, ये केल्विन है, केल्विन में भी लोगों को दिक्कत आता है। तो लेट अस रिलेट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो पानी तो 0 डिग्री पे सॉलिड से लिक्विड पे आ जाता है, इसलिए 0 लिखा है मैंने यहाँ पे। पानी का दूसरा वाला ले लेते हैं, 373 केल्विन, है ना। तो पानी 373 पे गैस बनता है। हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है इन दोनों के बीच? कितना होता है? 25 से 30 डिग्री। तो मान लेते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड में जोड़ लो तो कितना? 303 केल्विन। तो रूम टेम्परेचर पे या फिर हमारे आसपास अगर कोई मिलेगा तो कैसा मिलेगा, ये हम लोग देखते हैं। तो एसिडिक एसिड कैसा मिलेगा? 290 है सर लिक्विड। क्यों? 290 पे मेल्ट कर जाता है। बॉईल करता है क्या? नहीं करता है सर। बॉईल करने के लिए तो पानी से भी ज्यादा इसको टेम्परेचर चाहिए। तो क्या ये गैस मिलेगा हमारे रूम टेम्परेचर में? हमारे आसपास जब एसिडिक एसिड मिलेगा, हमारे को सर्व किया जाएगा या फिर बोला जाएगा लो एसिडिक एसिड लो, तो हम लोग को कैसे दिया जाएगा? हम लोग को लिक्विड स्टेट में दिया जाएगा। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म 209 और 334, तो क्लोरोफॉर्म भी हम लोग को जनरली लिक्विड स्टेट में मिलेगा। ठीक, 209 303 से कम है, मतलब हमारे रूम टेम्परेचर पे जब आएगा तो लिक्विड रहेगा, लेकिन उसको गैस बनने के लिए अभी और टेम्परेचर चाहिए, 334 तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ कम्स इथेनॉल। इथेनॉल हमारे रूम टेम्परेचर पे क्या मिलेगा? हाँ सर, ये भी लिक्विड मिल रहा है। ठीक है, लेकिन गैस इसको सर थोड़ा सा टेम्परेचर पानी से तो कम ही चाहिए इसको, लेकिन काफी चाहिए। नाउ कम्स मीथेन, नाउ कम्स अवर मीथेन। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास भी कम है, देखो कितने कम लोग हैं इसमें अंदर। ठीक है, 12 + 4 16 मॉलिक्यूलर मास है इसका। देखो क्या मेल्टिंग पॉइंट 90, बॉइलिंग पॉइंट 111 केल्विन। हम लोग किस केल्विन पे बैठे हुए हैं? 303। विंटर भी हो गया हमारे यहाँ तो ठीक है, 0 डिग्री पे पहुंच गया तो 273 केल्विन। तो भी मीथेन 273 केल्विन पे भी मीथेन क्या रहेगा अपना? मीथेन अपना गैस ही रहेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ आ गया? गैस दिखा तो आंख बंद करके गैस कोवेलेंट, लिक्विड दिखा तो एक बार डाउट होगा, हो सकता है आयनिक हो सर, हो सकता है गैस हो, कोई दिक्कत? लेकिन गैस दिख गया तो ऑलमोस्ट श्योर सा हो जाता है सर कि ये कोवेलेंट कंपाउंड रहा होगा। ठीक है, होपफुली यहां तक क्लियर है। नाउ लेट अस सी टेक्स्ट। मोस्ट कार्बन compounds are poor conductor of electricity as we have seen in chapter number 2। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 में ये पढ़ा चुके हैं कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कैसे पढ़ाया था याद है? अरे ग्लूकोज वाला एक्सपेरिमेंट कराया था कि ग्लूकोज डाल दिए अगर एक लिक्विड में, बैटरी कनेक्ट कर दिया था, बोला बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, है ना, तार अंदर डाल दिया था। तो ग्लूकोज आयंस नहीं देता है, और जो लोग आयंस देता था वही लोग कंडक्टिंग हो पाएगा। तो हम लोग को पता चल गया था ग्लूकोज कंडक्ट नहीं करता। ग्लूकोज कैसा है? कार्बन कंपाउंड है। कैसे पता चला सर? उसका फॉर्मूला ये होता है ग्लूकोज का, दिस इज कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो कंडक्ट नहीं किया था। फ्रॉम द डेटा ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द अबव कंपाउंड, डेटा ये जो कंपाउंड का तुमको डेटा दे रहा है, वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल नंबर 1, मॉलिक्यूल नंबर 2, बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच,
Conclude that the forces of attraction between these molecules are not very strong since these compounds are largely non-conductor of electricity. अब इसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन एक्सपेरिमेंट में भी देख लिए थे हम लोग कि भाई इसके अंदर ग्लूकोज डाले थे तो कंडक्ट नहीं किया था, बल्ब नहीं जला था अपना, ठीक है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी निकला और इसमें देखा कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, यहां दिख रहा है हम लोग को। इतना सारा चीज टेस्टिंग कर लिया तो समझ गया भाई अंदर का बॉन्ड कुछ तो ऐसा है जो अलग तरह का, एनी कंपाउंड टाइप का तो नहीं है। वी कैन कंक्लूड दैट द बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयन। ऐसे ही साइंस का खोज होता है। फिर ये प्रॉपर्टीज देखने के बाद इनको समझ में आने लगा कि बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। जरूर इसके अंदर आयंस तो है नहीं। एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाले में पता चल गया अगर आयंस होता तो कंडक्शन होता। मतलब एक बात तो पक्का है कि दुनिया में आयनिक कंपाउंड के अलावा भी कुछ तरह के लोग हैं जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो हम लोग इंसान समझ नहीं पाए थे बहुत दिन तक। क्लियर? होपफुली यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अब क्या, एक तो ये पुराना रेफरेंस बहुत देता है एनसीईआरटी ना। इन क्लास 9th, कौन सा 9th में पढ़े थे याद थोड़ी रहता है। इन क्लास 9th वी हैव लर्नड ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी इज आल्सो कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है अभी हम लोग बात किए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है तो अपना वैलेंसी ये हो गया। क्या हर बार वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे होता है? नहीं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये था, इसको 8 बनाने के लिए एक सिर्फ लेना था, तो वैलेंसी हम लोग 1 बोलेंगे। तो वैलेंसी कुड बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी could be equal to valency or called combining capacity could be equal to valence electron और 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 में से 7 गया, क्लोरीन का वैलेंसी आ गया 1। क्लियर? वैलेंसी क्लास 8 जाके पढ़ ले अगर वैलेंसी नहीं पता है तो। दीज आर बेसिक्स। कुछ लोग बोलता है ना बेसिक्स मेरा स्ट्रांग नहीं है, यही बातें करता है कि बेसिक इसका स्ट्रांग नहीं है इसलिए इसको दिक्कतें आ रही है। अगर बेसिक्स स्ट्रांग होता तो इतनी दिक्कतें नहीं आती। ठीक है, यही चीज होना है 11th 12th में भी। अगर ये वाला चीजें नहीं समझे है ना तो दिक्कत होगा 11th 12th में भी। वेरियस एलिमेंट्स एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड होता है क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी? हाँ देख लिए हम लोग, या तो इसके बराबर होगा या 8 माइनस इतना होगा। लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कार्बन इज 2,4। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। हाँ 6 होता है तभी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है। ठीक है, 2,4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बेचारे के पास बहुत डिफिकल्ट है, ये सबसे डिफिकल्ट है 8 बनाना। क्यों? मिड पॉइंट पे फंस गया, या तो 4 लूज करे या तो 4 गेन करे तब जाके इसका 8 आएगा, या तो ऐसा दिख जाए या तो ऐसा हो जाए। ठीक है, हीलियम की तरह या तो नियॉन की तरह। What will be the distribution of electron in various cells for carbon? How many valence electron will carbon have? तो distribution in various cell ये रहा, K और L सेल ये रहा, सेल समझते हो KLMN। How many valence electrons will carbon have? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ये सारे पुराने कॉन्सेप्ट है, होपफुली ये आते हैं, नहीं आते हैं तो एक बार रिवाइज कर लेना है, 1 से 20 तक तो याद कर लेना है। ठीक है, तो वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन। तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर? 4। सबका आंसर लिखते जाएंगे हम लोग। वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन एज देयर टेंडेंसी टू अटेन ए। उसके बाद बोलता है रिएक्टिविटी क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने का टेंडेंसी। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पहुंचना है। भाई नोबल गैस क्यों पहुंचना है? अभी हम लोग देखे प्रॉपर्टी को देख करके हम लोग बॉन्डिंग समझ रहे थे, वैसे ही हम लोग नोबल गैस को देखे कि भाई ये दुनिया में अकेले घूम रहा है, ये किसी के साथ जुड़ना नहीं चाह रहा है। फिर इसके अंदर देखे तो देखे मैक्सिमम लोग ऐसा दिख रहा है, हीलियम के अलावा। हीलियम सिर्फ ऐसा दिखता है 2 सिर्फ। ठीक है, बाकी मैक्सिमम लोग नोबल गैसेस। ठीक है, 1 से 20 तक अगर बात करें तो ये नियॉन है, ये आर्गन है, ये भी ऐसा दिखा। तो और उसके बाद कंपाउंड देखना शुरू किया NaCl। तो Na का पता चला Na+ है, मतलब Na 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, Na ऐसा दिख रहा है। Cl को देखे तो हम लोग को पता चला ये ऐसा दिख रहा है, Cl- एक ज्यादा लेके बैठा हुआ है। तो हम लोग को समझ में आने लगा कुछ कुछ बातें कि नोबल गैस एक तो दुनिया में किसी से जुड़ नहीं रहा था, उसके बाद दुनिया में बाकी लोग भी कंपाउंड बना रहे हैं ताकि और ज्यादा उनके साथ लफड़ा नहीं हो और कोई किसी के साथ जुड़ना नहीं पड़े। तो Na अकेले घूम रहा था, घूम नहीं पाया। हम लोग को पता ऑक्सीजन में भी जल जाता है, हवा में लाते पड़े थे ना, मेटल हवा में लाएंगे सोडियम जैसा मेटल तो जल जाएगा। तो ये बड़ा छटपटाता है, क्यों? क्योंकि इसको नोबल गैस की तरह बनना है। मतलब दुनिया में नोबल गैस क्या होगा? स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग दुनिया में हाथ पैर नहीं मार रहे हैं या फिर मेरा जॉब सही चल रहा है, मैं इधर उधर मेहनत नहीं कर रहा हूँ, कुछ और नहीं देख रहा हूँ, तो लोग क्या बोलते हैं ये काफी स्टेबल आदमी है। लेकिन दूसरे लोग, कुछ लोग हैं जो हाथ पैर मार रहे हो, यार ये तो अनस्टेबल है, इसको ना ये हाथ पैर मार रहा है, इसको कुछ और करना है अभी लाइफ में, इसको कहीं और ज्वाइन करना है। ठीक है, वैसे ही नोबल गैस को देखे यार, ये आसपास से कोई भी एटम गुजर जाता है नोबल गैस के, ये लोग कुछ भाव भी नहीं देता है। हीलियम के बगल से तुम गुजर जाओगे, सोडियम गुजर जाता है, सोडियम तो सबसे रिएक्टिव है, ये नियॉन के बगल से भी गुजर रहा था तो नियॉन बोला है चल निकल ले,
मेरे को फुर्सत नहीं है, मैं अपने में खुश हूं। ठीक है, तो अपने में लोग खुश क्यों हैं? 2,8। फिर लोगों से, दुनिया से पूछा गया, भाई ये ऐसा क्या है कि सब 8 ही बनाना चाह रहा है एकदम। इनफैक्ट स्टूडेंट कम्युनिटी भी पूछता है। तो भाई इस बात का डॉक्यूमेंटेशन कहीं नहीं है कि 8 ही क्यों बनाना चाह रहा है। बस डॉक्यूमेंटेशन ये है कि नोबल गैस टेबल था और नोबल गैस का कन्फिगरेशन ये है, तब हम लोग को ट्रिक समझ आ गया कि सब लोग यहां जाना चाह रहा है। तो वैसे कुछ एक आध साइंटिस्ट ने बताने की कोशिश किया है ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग मेटाफरिक दुनिया से कंपेयर करके किया है। आई डू नॉट टेक द गारंटी कि 100% सही है कि नहीं है। जैसे लोग बताते हैं कि यार सब लोग है ना एक क्यूबिक लैटिस की तरह वर्टेक्स में जाना, वर्टेक्स सब ऐसा मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल का वो एक क्यूब में समाना चाहता है, क्यूब के वर्टेक्स में। अब क्यूब का वर्टेक्स कितना होता था? 8 होता था। तो बोला सब लोग एक सिमेट्रिकल क्यूब के वर्टेक्स में जाना चाह रहा है, इसीलिए सब लोग 8 करने का कोशिश कर रहा है। दिस इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन। दिस इज नॉट प्योरली साइंटिफिक और बैक्ड बाय एनी एविडेंसेस। क्लियर? बट ठीक है, समझने के लिए हमारा ठीक है कि 8 बनाना क्यों चाह रहा है। तो देखो एलिमेंट्स फॉर्मिंग, तो कहा गया वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन एज देयर टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल्स, दैट इज अटेन नोबल गैस configuration. Elements forming ionic compounds achieve this by either gaining or losing. हम लोग को पता है, हाँ भाई, सोडियम क्या किया था? लूज। क्लोरीन क्या करता है NaCl में? गेन। आउटर मोस्ट सेल, और सारा झंझट आउटर मोस्ट सेल से होगा। यार अगर सोडियम आ रहा है, सपोज सोडियम के पास K भी है, L भी है, ठीक है, M भी है, 2,8,1, ठीक है, ये ऐसे करके अगर मान लो आया, वो क्लोरीन के पास आया, तो पहले मुलाकात किससे होना है? आउटर मोस्ट से होना है ना। तो जनरली देखा गया केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में आउटर मोस्ट सेल का ही रोल है, इसलिए आउटर मोस्ट सेल से ही वैलेंसी निकालते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बनाया गया और हम लोग को पढ़ा दिया गया। इन द केस ऑफ कार्बन, इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल and needs to gain or lose 4 electron to attain noble gas configuration। ठीक है, बहुत बड़ा रूट है भाई, 4 छोड़ो या तो 4 ले लो। If it were to gain or lose electrons, इसके पास 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, अब देखो ये बता रहा है कि हम लोग को आयनिक कंपाउंड पता था, तो हम लोग को डाउट होगा ना भाई इसको गेन और लूज करना चाहिए था। अब इन प्रॉपर्टीज को देख के तो नहीं लग रहा है कि ये गेन और लूज कर रहा है, तो हम लोग छानबीन किए कि गेन और लूज क्यों नहीं कर रहा है। तो दिस टॉपिक इज मोर अबाउट कि ये 4 लेने और देने वाला काम नहीं करता है। फिर लोगों ने सोचा कि चलो भाई अब एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर पाता है, कुछ तो लॉजिक रहा होगा। तो एक एक्सप्लेनेशन तो हम लोग को मैथ्स ही दे रहा है कि सर ये मिड पॉइंट है, 4 लेना और देना शायद हेराफेरी करना मैक्सिमम हेराफेरी है। जैसे सोडियम को तो सिर्फ एक हेराफेरी करना है, बहुत आसान है, एक छोड़ना, ठीक है। वैसे रूट मतलब एटलीस्ट रास्ता तो आसान है ना। क्लोरीन को 1 लेना है, सर ये भी रास्ता मेरे को काफी आसान दिख रहा है, लेकिन 4 लेना और देना एक तरह से डिफिकल्ट तो है ही ना। मतलब 1 कदम चलना और 4 कदम करना। साइंटिफिक टर्म से इसको लोग कैसे समझा रहे हैं कि इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4- बना लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन। अब न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन कैसे पता चला? हम लोग बताए थे एटॉमिक नंबर 6, मतलब प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6। ओरिजिनल स्टेट में तो यही होता है भाई। फिर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं 4 ले क्यों नहीं रहा, दे क्यों नहीं रहा। तो बोलता है कि इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 आयन, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन। अब होता क्या है कि अगर बोलते हैं कि पेरिफेरी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो आखिर इसका कौन सा ताकत है जो इसको खींच के रखा हुआ है? तो बीच में प्लस वाले लोग बैठे हुए हैं, प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन्स ही है जो इसको अट्रैक्टिव फोर्स, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अगेन, ये इसको खींच करके रखा हुआ है। लेकिन प्रोटॉन का संख्या 6 ही रहेगा और तुम मिसमैच इतना, क्लोरीन तो सिर्फ 1 लिया था, तो क्लोरीन में कितना था पहले? 17 प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर 17 प्रोटॉन्स, 1 लेने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन। तो बोला इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पकड़ के रख लेगा, ठीक है। लेकिन कार्बन में तुम देखो कितना परसेंट का हेराफेरी है, 6 से 4 और गेन कर ले रहा है ये, ठीक है। 10 एक्सेस ऑफ 4 है, ऑलमोस्ट डबल को ये कैसे होल्ड कर सकता है भाई? 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर लेता था, तब तक बहुत सही था। आप बोलते हैं 10 को होल्ड करके रखो, बोला नहीं सर उतना ताकत मेरे पास है ही नहीं, इतना प्लस चार्ज मेरे पास है ही नहीं कि हम इतने सारे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आप ले आओगे, ठीक है। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, टोटल का बात कर रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन में तो 8 ही होगा ना, 2K में हो जाएगा। यहाँ पे मान लो ये K सेल है, 2K में हो जाएगा। 5 6 7 8 2 4 6 8, ठीक है, एक कम कर देते हैं, 2 4 6 7 8, ठीक है। तो 8 बाहर में कितना हो जाएगा? 8 3 4 5 6 7 8, अंदर K है उसमें भी 2 है,
अंदर से पॉजिटिव वाला बैठा हुआ है जो इनको पकड़ के रखा हुआ है। बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो रहा है, प्रोटॉन 6 है, बोला मना कर दिया, नहीं होल्ड कर पा रहे हैं। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो बोला कि न्यूक्लियस ऑफ 6 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस के लिए 10-10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना ये मामूली बात नहीं है, इसलिए शायद दुनिया में ये काम ऐसा हो नहीं रहा। देखो पहले सच्चाई तो हम लोग को पहले से पता कैसा हो नहीं रहा है, फिर हम लोग एक्सप्लेन बाद में करते हैं। 6 प्रोटॉन्स, इसलिए मान लेना है कि ऐसा नहीं हो रहा है ना, क्योंकि सच्चाई तो पता है हमें। होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो 6 वर्सेस 10, 6 प्लस वाला 10 नेगेटिव वाला को इतना ज्यादा मिसमैच है ना, नहीं झेल पा रहा है। सेकंड, तो बोला दूसरा रास्ता कर लो, 2,4 से 2,8 नहीं बन पा रहे हो ना, 2 बन जाओ हीलियम की तरह, 4 छोड़ दो। तो इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4+ आयन, लेकिन छोड़ने के लिए भी तो फिर प्रोटॉन बीच में आ गया। प्रोटॉन बोला पता है इस 4 को मैं पकड़ के रखा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ऐसे करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, आप खींच सकोगे, एक को खींच लो, है ना, ताकत लगेगा, लग जाएगा, ठीक है, एक दे दूंगा मैं। उसके बाद आपको पता है मेरा जो एनर्जी है ना, मान लो मेरे में 100 जूल का ताकत है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहा होगा। क्या समझे? 2 अंदर भी है, ठीक है, 3 2 5, मान लो पहले 6 था, 1 लूज किए, अब कितना बचा? 5। तो बोला वो 6 प्रोटॉन 5 को संभाल लेगा। चलो एक और लूज कर देते हैं, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन सर फिर 6 प्रोटॉन जो है ना वो 4 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आप लूज कर देंगे तो फिर क्या होगा सर? तो क्या आप 2 इलेक्ट्रॉन जो जाना चाहते हैं आप हीलियम के साथ जैसा, क्या आप बना भी पाएंगे? बोला आपके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरा तो उतना ही ताकत है ना। पहले मेरे को सपोज मेरे को पहले 6 लोगों को पकड़ के रखना था, फिर एक जाने के बाद मेरे को 5 को पकड़ना है, फिर आपको ताकत बढ़ाना पड़ा 5वां निकालने के लिए, फिर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचा मेरे पास कार्बन में, फिर एक और निकालेंगे आप। ऐसा कितनी बार करेंगे? कितना सारा निकालना है आपको? तो 4 बार निकालना पड़ेगा ना। ये 4 बार निकालना शायद आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरे 6 प्रोटॉन इतने सफिशिएंट है कि आप लोग के सारे लोगों को संभाल लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, क्लियर? तो बोलता है क्या अल्टीमेटली, क्या बोला है? इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड ए कार्बन कटायन। कटायन बन जाएगा ना, क्यों? प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन हो गया 2,0, 2,4 था ना, अब 4 का 4 लूज कर दिया। मिसमैच देख रहे हो कितना बड़ा है? क्या बन जाएगा? C4+, 4 का लीड है ना प्लस के पास, C4+, है ना। बट इट विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड ए कार्बन कटायन विद 6 प्रोटॉन। इतना एनर्जी आप नहीं ला पाओगे। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया ठीक है, दूसरा निकाल लिया ठीक, तीसरा चौथा आता है तब दम तोड़ दोगे। ऐसा देखा गया दुनिया में, दम तोड़ देता है। कोई भी एनर्जी इतना काफी नहीं है कि C4+ बनवा दे रहा है इससे। एंड विद 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। 6 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है। इतना ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए होगा जो कि आपके बस का नहीं होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल तांबी। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं कि आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली 2013 और लास्ट 7-8 ईयर से आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9, 10, 11th एंड 12th। 11th-12th में आई हैव बीन टीचिंग केमिस्ट्री एंड 9th-10th में mainly maths and science. We have been producing lot of results. So what encouraged me to start this channel? Let me make you understand this. कि I have seen first semester जो इस बार क्लास 10th हुआ objective MCQ, that was really brilliant paper, brilliant type of questions. So क्या टारगेट करूंगा मैं इस चैनल के थ्रू, आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा, क्या टारगेट होगा? तो मेनली वी विल ट्राई टू कवर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एक भी लाइन अपन नहीं छोड़ेंगे, उनके सारे कॉन्सेप्ट को करने का कोशिश करेंगे। इनसे क्या फायदा होगा? एक, रीडिंग एबिलिटी बढ़ेगा, दूसरा द वे एनसीईआरटी राइट्स इट्स इंग्लिश, इट्स वेरी गुड स्टैंडर्ड। तो हमारा रीडिंग के साथ साथ राइटिंग एबिलिटीज भी बढ़ेगा कि आंसर्स कैसे लिखना है, प्रेजेंट कैसे करना है चीजों को। और एक बुक पढ़ने से एक कंस्ट्रक्शन बनता है कि किसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कवर हियर इज, बुक पढ़ने से क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं कि फर्स्ट इज हमारा रीडिंग काफी कंप्लीट होगा, राइटिंग एबिलिटीज बढ़ेगा और इन डेप्थ पूरा कवरेज होगा। एक एक लाइन से अपन कवर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। ठीक है, दिस विल हेल्प यू इन फर्दर योर एग्जाम्स। और मेनली हम लोग क्लास 10th को टारगेट करेंगे, अगर समय मिला तो हम लोग 9, 10th, 11th, 12th सबको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। और आई वुड लाइक योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाना है। और ये भी सजेशंस दे सकते हो कि क्या आपको व्हाइट बोर्ड में पढ़ना है, कौन से पैटर्न आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई का। सिंस दिस इज न्यू चैनल, आई वुड लाइक योर इनपुट्स एंड योर इनपुट्स आर वेरी वैल्यूएबल टू अस।
ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, वी विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोस एंड मोर फ्रीक्वेंटली। ठीक है, हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।